भारतीय अर्थव्यवस्था। तो बच्चों मैं आज इस चैप्टर के जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है बच्चों। तो पहला वर्ड आपको बताएंगे वैश्वीकरण। ये जो बच्चों वैश्वीकरण है ना, ये वर्ड क्या है, ये बार बार आपको इस चैप्टर में मिलेगा और अगर आप इसकी मीनिंग नहीं समझते तो आपको बहुत परेशान करेगा। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है और इसके साथ ही जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं वो बताऊंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने वैश्वीकरण की परिभाषा बताता हूँ बच्चों आपको मैं। तो जो वैश्वीकरण की परिभाषा है ना बच्चों, वो जो देख सकते हो आप, वैश्वीकरण अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है उसको क्या करते हैं हम, संसार के जो अन्य देश के जो अर्थव्यवस्था है ना उसके साथ क्या करते हैं हम, मिला देते हैं, उसके साथ हम उसको शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो इसी को क्या करते हैं हम, वैश्वीकरण कहते हैं। इसी को ही सामंजस्य स्थापित करते हैं, इसी को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब उसके बाद उदारीकरण, ये दोनों में से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, तो इन दोनों को आप देख लो। उदारीकरण जो है, उदारीकरण सरकार, जो उदारीकरण है ना ये बच्चों, ये क्या है, उदारीकरण सरकार जो है उसके जो अपने अवरोध और प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसको जो प्रोसेस है उसी को हम उदारीकरण कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं बच्चों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अब अगला टॉपिक आता है हमारा निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण बच्चों आप देख सकते हो, सार्वजनिक क्षेत्र में जो कंपनियां हैं, जो आपके आसपास इलाके में जो कंपनियां हैं, उनसे जो चरणबद्ध तरीके से जो उनको निजी क्षेत्र में बेचना उनको पार्टनरशिप करना, यही सब क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है आपका। और अगला टॉपिक हमारा आता है 1 मार्क्स क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, ये भी 1 मार्क्स में पूछता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बच्चों बारे में आपको बता देता हूँ मैं। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी बच्चों, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। निवेश। निवेश बच्चों 2 प्रकार का होता है। निवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है विदेशी निवेश और एक होता है जो हम पढ़ रहे हैं निवेश। तो इसमें परिसंपत्तियाँ, जो निवेश है इसमें क्या है, परिसंपत्तियाँ जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों को जो खरीदने के लिए, जो हमें मान लो कोई कंपनी लगानी, उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए होगा, उसके लिए हमें एक मतलब घर या मकान या फैक्ट्री चाहिए होगी, और फैक्ट्री में फिर उसके लिए कुछ हमें मशीन भी चाहिए होगी। तो इन सब को जो खरीदने के लिए हम जो पैसे को इन्वेस्ट करते, पैसे को जो निवेश करते हैं, इसी को हम निवेश कहते हैं। अब देखते हैं हम विदेशी निवेश क्या है हमारा। विदेशी निवेश जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश, जो बहुराष्ट्रीय मैंने कहा है, जो बहुत से देशों में मतलब उनके नियंत्रण होता है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो वो जो निवेश करते हैं उसको विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये सब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये जो पूरा चैप्टर ना, फुल चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में कराऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैं आपको सारे 3 मार्क्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम करेंगे मुक्त बाज़ार। और दूसरा जो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का पूछता है, WTO इंग्लिश में और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। तो मैं पहले आपको विश्व व्यापार संगठन ही बता देता हूँ क्योंकि 1 लाइन में है और ये पूछता है 1 नंबर में, टिक द मार्क्स में पूछ लेता है कई बार, ठीक है बच्चों। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है ये पूछता है। तो उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना उसको अच्छा बनाना, उसको कुशल बनाना, इसका उद्देश्य है। अब मुक्त बाज़ार देखते हैं हम क्या है। तो जो बच्चों मुक्त बाज़ार है ना हमारा, मुक्त बाज़ार, ये जो हमारा मुक्त बाज़ार है ना, ये क्या है, जब 2 देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध, यहाँ पर ये ध्यान रख रहे बिना किसी प्रतिबंध के होना चाहिए, उस पर कोई मतलब ऐसे प्रतिबंध ना हो जो मतलब उस व्यापार को व्यापार अवरोध के रूप में काम करे। मैंने आपको बताया था व्यापार अवरोध के रूप में काम ना करे, तो उसे मुक्त बाज़ार कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला हम अपना टॉपिक देखते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा विश्व व्यापार संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन के जो मुख्य उद्देश्य पहला है आपके सामने आ गया है। पहला जो है
देखो, विश्व व्यापार को उदार बनाना, अच्छा बनाना, मैंने बताया था इसका मुख्य उद्देश्य होता है विश्व व्यापार संगठन का। दूसरा, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया है। ये जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है, मैं अंडरलाइन कर दूं पहले, ये जो विकसित देश है और ये जो हमारा विकासशील देश है, ये देखो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा और ये चौथा पॉइंट है। तो विकसित देशों की पहल पर, जो विकसित है और विकासशील, विकसित जो पहले से ही विकसित है मतलब उनके पास धन है, वो विकसित हो। विकासशील जो भी विकासशील करे, विकासशील को अविकसित भी कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा अब आपको, ठीक है बच्चों। तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको मैं सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो तीसरा पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारण करना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे संबंधित जो नियम है उसका निर्धारण करता है। विकासशील देशों को व्यापार अवरोध हटाने के लिए विवश करता है कौन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है बच्चों। 4 पॉइंट हो गए हमारे, ये समझ में आ गया आपको। और आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक क्या है, तो विश्व बैंक क्या है बच्चों, देख लेते हैं अब हम। विश्व बैंक आखिरकार है क्या चीज़ विश्व बैंक। तो ये जो विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने जो इसके मतलब मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको क्या करती है, पैसे वैसे देती है, उनकी हेल्प करती है। अब बात करते हैं सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, ये समझ लो पक्का है, क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इस बार भी एग्ज़ाम में आने वाला है 2021 के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में। किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करा विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करता है, जो उसी को हम कहते हैं सेज, ठीक है बच्चों। तो अब हम अपना अगला देखते हैं क्या है, विश्व भर के जो उत्पादन हैं, क्या है, उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। जो विश्व भर के जो उत्पादन है उसको एक दूसरे से जोड़ना, उसको एक दूसरे से कैसे जोड़ेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई जो है स्थापित करती हैं जो बाज़ार के नज़दीक होते हैं, जहां कम लागत पर कुशल अकुशल श्रम उपलब्ध हो तथा सरकारी नीतियां अनुकूल हों। देखो, कोई भी कंपनी होगी वो वहीं पर लगाएगी जहां पर क्या हो, उत्पादन करने के लिए अच्छी सुविधा मौजूद हो। बाज़ार पास में होगा तो क्या होगा, उसे ट्रांसपोर्ट के लिए किराए कम खर्च करने पड़ेंगे और कम सस्ते रेट में माल उसका बन जाएगा, तैयार हो जाएगा और बाज़ार में उतार देगा। जहाँ पर श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए, अच्छे श्रमिक उपलब्ध होंगे तो ही तो काम हो पाएगा ना भाई। तो क्योंकि इन चीज़ों में मल्टीपल काम करने होते हैं, आपको मल्टीपल चीज़ों को देखना पड़ता है, तो ज़्यादातर चीज़ें क्या हो, अगर उसके अनुकूल कार्य करेंगी तो हम जो है ना कहीं ना कहीं इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे, ठीक है, यही है। एक तरीके से ऐसा भी आ सकता है, विश्व भर में जो मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसको वो प्रभावित करने वाले कारक के तौर पर भी आप इसमें 3-4 पॉइंट बना करके लिख सकते हो और आराम से 3 नंबर ले सकते हो। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ज़रूर बच्चों। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। इस चैप्टर को पूरी तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जो है आपका फुल चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है हमारा टॉपिक पॉइंट जो है इसका, इनके द्वारा निवेश किए गए धन को विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, तो ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको विदेशी निवेश कहते हैं। कभी कभी इन देशों की जो स्थानीय कंपनियां हैं, कभी कभी जो ये जो देश है ना, कभी कभी इनके जो स्थानीय कंपनी है ना, इनकी स्थानीय कंपनी को साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला टॉपिक अब हम देखते हैं अपना, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके, ठीक है। जो नियंत्रण बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन पर कैसे नियंत्रण स्थापित करें उसके तरीके के बारे में आपको बताना है। तो उसके तरीके के बारे में भी अब हम देखते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। तो स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय, देखो संयुक्त रूप से आपको क्या पढ़ना, संयुक्त रूप से उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेश के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी को भी प्राप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, जब ये जो है ना मैंने बताया था ये तरीके क्या क्या, जो स्थानीय, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो स्थानीय कंपनियां हैं,
जो स्थानीय कंपनी है, मान लो आपके आसपास कोई स्थानीय कंपनी आ गई, जो है लोकल कंपनी आ गई, तो लोकल कंपनियों को क्या है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो उसको खरीद लेती है, उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती है। जो पार्टनरशिप कर लेती है तो इससे इनका व्यापार पूरे इलाकों में बढ़ जाता है, ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, वैश्वीकरण हो जाता है। ठीक है, और हम यही पढ़ रहे हैं चैप्टर वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण जो है इनका उत्पादन का प्रसार बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है हमारा छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर। अब इससे क्या है, जब मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगी, तो इससे आसपास की जो छोटी कंपनी है उनको भी काम मिलेगा, ऑर्डर देंगे ना वो, तो इससे उनको भी प्रॉफिट होगा। अब आगे देखते हैं हम, जो है हमारा विदेशी व्यापार का आया है। विदेशी व्यापार कैसे बाज़ारों को जो है एकीकरण करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब हम इसमें विदेशी व्यापार के लिए। विदेशी व्यापार उत्पादकों को, जो विदेशी व्यापार है ना बच्चों, विदेशी व्यापार उत्पादकों को अपने देश के बाज़ार से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने का अवसर प्रदान। देखो, आप अगर अपने देश में ही बेचते रहोगे वो सामान, तो आपके इतने कस्टमर नहीं होंगे, लेकिन यही सामान अगर आप बाहर के बाज़ार, विदेशी व्यापार के तौर पर आप बाहर के भी बाज़ारों में ले जाओगे, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगी, आपका जो प्रोडक्ट है उसका मतलब उत्पादन भी बढ़ जाएगा और आपका काम बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट में इंक्रीज़ होगा, का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो इसके ये प्रॉफिट हैं। दूसरा, खरीदारों के समक्ष दूसरे देश में उत्पादित वस्तु के आयात से विकल्पों का विस्तार होता है। ठीक है, जो अगला देखते हैं अब हम, क्या है हमारा सॉरी बच्चों, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं अब अपना पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है, दो देशों के उत्पादक, जो दो देश हैं उनके जो उत्पादक हैं एक दूसरे से दूर होते हुए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिसमें दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। अब देखो, इससे क्या होगा, जब मान लो बहुत सारी कंपनियां अगर आपके पास के आसपास है, पहले क्या है, एक प्रोडक्ट है, अगर कोई एक कंपनी एक प्रोडक्ट बने, चाहे वो ख़राब बने, चाहे आप अपनी मर्ज़ी से रेट लगाए, आपको लेने पड़े। लेकिन अगर कोई और कंपनी आ जाए तो उस पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा कि भाई ज़्यादा लगाएगी तो हम आपका सामान नहीं लेंगे, हम उस कंपनी से ले लेंगे। तो ये उसको देखते हुए उस पर मूल्यों में समान करेंगे, अपने मतलब जो वज़न है उनको भी एक सूटेबल करेंगे, पर्याप्त वज़न देंगे आपको, और आपको प्रोडक्ट सामान काफ़ी अच्छा मुहैया कराएंगे, आपको काफ़ी अच्छा सामान देने की वो कोशिश करेंगे। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, मैंने अभी भी इससे पहले जिक्र किया था, जो इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें मैंने कहा था कि जो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं, ये भी 3 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये फिक्स क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या है और कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी का विकास, जो प्रौद्योगिकी है उसका हमें क्या करना होगा, विकास करना होगा, उसका हमें डेवलपमेंट करना होगा, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा, परिवहन में सुधार, जैसे मैंने कहा ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होगा, आपका माल बन गया और मार्केट में टाइम से पहुंच जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपका अच्छा वैश्वीकरण हो जाएगा। और हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण, जो कि चैप्टर 4 है हमारा। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं अब हम और आगे देखते हैं। तो इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार करना। आपको मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो देने का, एक तरीके से आप अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार कर सको, इन सब चीज़ों में भी तो होना चाहिए ना। तो बच्चों ये भी है उसको प्रभावित करने वाले कारक। दूर संचार एवं संचार उपग्रह, यही मीडिया का काम बहुत अच्छा हो सकता है, और मीडिया के तरह से भी, मीडिया के तौर पे तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी आ गई बच्चों जिसके थ्रू वो इसको अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन उसके तौर पर उतार सकती हैं। सरकार द्वारा अवरोध की समाप्ति, अवरोध मैंने बताया था, जब तक सरकार गवर्नमेंट अगर अवरोध को नहीं हटाएगी, ये गवर्नमेंट है, अगर ये गवर्नमेंट जो है ये अवरोध जो लगा रखी इधर अपने साइड में ये नहीं हटाएगी बच्चों, तब तक वैश्वीकरण को संभव नहीं बनाया जाता। ये सबसे बड़ा, ये जो अवरोध है ना, ये
अवरोधों को अगर नहीं हटाएगी, ये सबसे बड़ा कारक है वैश्वीकरण को संभव बनाने का। तीसरा मैंने कहा इंटरनेट। मैंने कहा मीडिया का ज़माना है बच्चों, मीडिया है, इंटरनेट है, और इंटरनेट का प्रयोग करके भी वैश्वीकरण को संभव बनाया जाता है। तो बच्चों हमारे साथ साथ आप कॉपी लेकर के इन्हें नोट भी करते चलिए और अच्छे से रिवीजन करिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ये, तो वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से देखिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा बच्चों। और मैं काफ़ी इजी तरीके से समझा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ बच्चों। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण के बारे में एक जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर से। आपका इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से वैश्वीकरण के ऊपर ज़रूर आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैश्वीकरण, ठीक है। अगर मॉर्निंग में वैश्वीकरण के संभव बनाने वाले कारक पूछ लिए जाते तो इवनिंग शिफ्ट में वैश्वीकरण का प्रभाव पूछ लिया जाएगा। और यही चीज़ उलटफेर हो सकती है, अगर इवनिंग में वैश्वीकरण के संभव बनाने वाले कारक पूछ लिया गया क्वेश्चन, जो इससे पहले मैं भी कराया, तो मॉर्निंग में ये पूछा जा सकता है। इन दोनों को आपको तैयार करके रखना होगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। उपभोक्ता के लिए पहले से अधिक विकल्प, ऑप्शन बढ़ जाता है। कोई उपभोक्ता है, इसके लिए मान लो विकल्प जो है ना वो बढ़ जाते हैं, विकल्प काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं, ऑप्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं। उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता उपलब्ध होने लगती है सामान की, कम कीमत पर सामान मुहैया होता है, मिलता है, तथा अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें आप 2 पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इन सबको एक साथ कर दिया है बच्चों, आप इसमें 2 से 3 पॉइंट क्रिएट कर करके, एसएसटी में क्या होता है ना बच्चों, मार्क्स उठाना काफ़ी इजी होता है। आप 1 वर्ड भी लिख देते हो ना तो भी टीचर आपको नंबर देगा। और आप जो क्वेश्चन आंसर लिखो उसको एकदम नीट एंड क्लीन लिखो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। मैं एक वीडियो लाऊंगा कि आप एसएसटी में, एक वीडियो में लाने वाला हूँ जल्दी, कि आप एसएसटी में फुल मार्क्स कैसे गेन करें, कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूरे मार्क्स उठाएं, ठीक है बच्चों। और ये वीडियो जल्द आएगी, मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, नए रोजगार के अवसर, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम, तीसरा पॉइंट जो है ना बच्चों, हमारा तीसरा पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हो जाती हैं, उनके इससे उनके पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे आते हैं, तो वो भी काफ़ी अमीर होती हैं, ठीक है बच्चों। तो अपने अगले टॉपिक की तरफ अब हम चलते हैं, जो कि हमारा है इसी से अभी मतलब प्रभाव से ही रिलेटेड है और यही चल रही है अभी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को कच्चा माल आपूर्ति कराने वाली स्थानीय कंपनी समृद्ध हुई, जैसे मैंने बताया। तो ये था इसके प्रभाव में वैश्वीकरण के। और सबसे लास्ट, कभी कभी ना 1 मार्क्स में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पूछती है आपसे, तो देखो मैंने उदाहरण में सबके नाम लिख रखे हैं, आप किसी के भी, चलो आप कुछ नहीं जानते तो टाटा मोटर्स, जो हमारा टाटा मोटर्स है जो कंपनी है, इसको तो आप जानते होंगे, इसको भी लिख सकते हो आप। एशियन पेंट भी आप जानते हो, नाम भी सुना होगा, ऐड भी देखा होगा, तो एशियन पेंट को भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एशियन पेंट भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका भी क्या कर सकते हो आप, लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं हम, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां, ये इंडियन कंपनी है, ये सारी एशियन पेंट इंडियन है, टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी है, सारी क्या है, इंडियन कंपनी है, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी हैं, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कौन सी है, फर्स्ट है टाटा मोटर्स, बच्चों मैंने पहले बताया, 1 नंबर में पूछ लेगा, अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताओ तो टाटा मोटर्स आप लिख देना, आपको फुल मार्क्स 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एम्फोसिस, इन्फोसिस एक कंपनी है, वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। रैनबैक्सी एक कंपनी है, वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और बचा एशियन पेंट्स एक कंपनी है, जो कि मैंने बताया पेंट्स के डिपार्टमेंट में, पेंट्स के क्षेत्र में काम करती है, आपने देखा होगा। ये सभी हमारी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इंडियन नेशनल कंपनी है,
इंडियन नेशनल कंपनी है बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर बच्चों करके करना, इसे अच्छे से समझो बच्चों वीडियो को और अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास। जो न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास है ना, इसको हम देखते हैं बच्चों। मैंने कहा वैश्वीकरण को, मैंने इसलिए जितने क्वेश्चन वैश्वीकरण पे बन सकते हैं ना, मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ गया हूँ वैश्वीकरण पे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब क्वेश्चन आपके सामने वैश्वीकरण के। और वैश्वीकरण पे मैंने कहा जरूर क्वेश्चन आएगा बच्चों आपके एग्ज़ाम में। तो इससे पहले कि आपका ये करने में प्रॉब्लम आए, आपके मार्क्स कटें, इससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर 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 कर लीजिए। तो न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। न्यायसंगत जो वैश्वीकरण है ना, सबके साथ न्याय होना चाहिए। अन्यायसंगत अगर होगा तो सबको नहीं अवसर देगा, जो उसके जान पहचान को उनको अवसर देगा। लेकिन न्यायसंगत होगा तो जो उसके काबिल हैं, योग्य हैं, उनको अवसर प्रदान कराएगा, उनको अवसर मुहैया कराएगा। सरकार की नीतियां सबको संरक्षण प्रदान कराने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो क्या हों, किसी एक तबके या किसी एक समूह को संरक्षण देने के लिए हों, सबको संरक्षण देने के लिए हों। जितनी भी मतलब देश के लोग हैं, जितनी भी वैश्वीकरण के जो प्रयास हैं, वो ऐसे प्रयास होने चाहिए जो न्यायपूर्ण प्रयास हो। अन्यायपूर्ण प्रयास नहीं करने होंगे आपको। तीसरा पॉइंट है, सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानून को उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को उनके अधिकार मिलें, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक। और अभी तो हमारे पास टॉपिक है, अगला आ गया है हमारे पास है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में क्या प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का, ये भी देख लेते एक नज़र। वैसे इसके चांसेस कम थे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा क्या पता आ जाए, तो मैंने इसलिए इसको भी थोड़ा सा ऐड किया बच्चों। देखते हैं जल्दी से इसको भी। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इसमें क्या है ना, प्रॉफिट उपभोक्ताओं को काफ़ी अच्छा होता है, तो ठीक है। सेकंड पॉइंट, उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प। मैंने कहा ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं और वे अनेक उत्पादों की गुणवत्ता जो है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, कम कीमतों। मैंने यही चीज़ें इससे पहले वाले जो पॉइंट में बताया था, ये कहीं पे भी भारत हो चाहे कहीं और कंट्री का नाम लिख के आ जाए, वहाँ पर भी यही प्रभाव पड़ेंगे उसके, ठीक है बच्चों। क्योंकि जब भी एक प्रोडक्ट को, एक सामान को अगर 3-4 लोग बनाएंगे, 3-4 लोग दुकान पे होंगी वहाँ दुकानें, तो आप अगर वो सामान अच्छा नहीं देते तो उस दुकान से ले सकते हो, अगर वो भी अच्छे नहीं देते तो उससे। तो इससे क्या है, कस्टमर जो है उसको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, अच्छे रेट मिलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं लोग। विदेशी निवेश में वृद्धि, और विदेशी निवेश में भी क्या हुआ बच्चों, इससे वृद्धि हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और ये हमारा है बच्चों आखिरी टॉपिक, जिसको हम देख रहे हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र के तौर पर। केंद्र एवं राज्य विशेष आर्थिक क्षेत्र के तौर पर हम इस टॉपिक को देख रहे हैं और देखते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारें द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं हों, इसे कोई कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष मतलब क्या, कुछ वहाँ पर विशेष हो, आर्थिक मतलब पैसे से जुड़ा हो, और क्षेत्र मतलब आप समझ रहे हो क्षेत्र, स्थान, जहाँ पर क्या हो केंद्र। ये सरकारों का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि जो विदेशी कंपनियां उनको ऐसा मतलब आकर्षित करने के लिए ऐसी चीज़ें बनाए कि अच्छी बिजली वहाँ पर उपलब्ध हो, पानी की व्यवस्था हो, अच्छा सड़क हो, परिवहन व्यवस्था काफ़ी अच्छा हो, और शिक्षण सुविधाएं, मीडिया काफ़ी अच्छी रूप में वहाँ कार्य कर रही हो। तो इससे क्या होंगे, इससे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ना वो आकर्षित होंगी और आपके यहाँ निवेश करेंगी। इससे क्या होगा, आपके यहाँ रोजगार बढ़ेगा, आपके यहाँ मतलब आपकी जीडीपी ग्रोथ करेगी, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर को मैंने लगभग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कवर किए। एक मार्क्स के भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए बच्चों, और जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको भी मैंने बताया, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको भी मैंने कवर किया। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और इसी के साथ बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।